गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और हमने पहले लेक्चर में आपकी पाठ्य पुस्तिका का फर्स्ट चैप्टर जो ध्वनि कविता के नाम से दिया गया है उसको पढ़ लिया था। बच्चों, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था और आपको ये भी बता दिया गया था कि आपको 200, 250, 200 से लेकर 225 के बीच में कोई कॉपी A4 साइज की बनानी है और उसमें अपने गृह कार्य के प्रश्न नियमित रूप से करने हैं। तो बच्चों, हमने जो ध्वनि कविता पढ़ी थी उस ध्वनि कविता में पढ़ा था कि कवि निराला ने अपने जीवन के इतने संघर्षों को देखते हुए, बच्चों बताया गया था आपको कि निराला जो है उनका जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था और 1896 में जन्म के उपरांत इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत छोटे से जीवन काल में ऐसे संघर्ष देखे जिनकी एक साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था। वहीं जब ये युवावस्था तक पहुँचे तो इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। बहुत छोटे से परिवार में पले हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके भाई भाभी के साथ ये रहा करते थे, अचानक गांव में एक महामारी फैल गई और उस महामारी का शिकार इनके भाई भाभी और उनके बच्चे हो गए। यद्यपि इनका विवाह हो चुका था, विवाह के उपरांत एक 2 साल की बच्ची को छोड़कर इनकी पत्नी भी चल बसी। इस तरह से इन्होंने अपने परिवार में एक के बाद एक न जाने कितनी ही अर्थियों को कांधा दिया और फिर एक दिन जिस छोटी सी बच्ची को पालकर इन्होंने बड़ा किया था उस बच्ची का विवाह किया। विवाह के उपरांत कुछ ही समय में उस बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। इस प्रकार से निराला का ये जीवन निराला क्यों है? बच्चों, इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला इनकी उपाधि है। उपाधि का मतलब एक ऐसी पदवी, एक ऐसा संकेत जो कवि की जीवन से संबंधित या उसकी रचनाओं से संबंधित उसको दिया जाता है। तो यहाँ जो निराला उपनाम उनको दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि निराला जी का जीवन निराशाओं से भरा था, लेकिन उन्होंने उस निराशा को कभी महसूस नहीं किया। यद्यपि निराशाएं सबके जीवन में होती हैं, लेकिन उन्हें अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से निराला ने जो जीवन यापन प्रारंभ किया वो जीवन यापन कुछ ऐसा ही था कि उस जीवन यापन में उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसे जीवन को प्रकट किया कि उन्हें निराशा से कोई सरोकार नहीं है। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि निराला ने अपनी जितनी भी कविताएं लिखी उन कविताओं में उनका प्रिय विषय बादल होता था। बहुत सारी कविताओं में उन्होंने अपने कविताओं का जो शीर्षक रखा वो बादल रखा। कहीं मेघ के नाम से, मेघ गर्जन के नाम से, कहीं बादल के नाम से, कहीं बादल वर्षा के नाम से, कई प्रकार से उन्होंने बादल पर कविताएं लिखी। अब जो कविताएं उन्होंने बादल पर लिखी उसका कारण ये था क्योंकि बादल एक क्रांति का सूचक है। मतलब बादल जब फटता है तो बरसता है, बादल जब धीरे धीरे जमता है तो बरसता है और जब वो फट जाता है तो एक विनाश लेकर आता है। तो उन्होंने अपने जीवन में इस बादल का संकेत लेकर ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वो एक क्रांतिकारी थे, अर्थात उनको निराशा घेर नहीं सकती थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जीवन यद्यपि निराशाओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में निराशाओं को आने नहीं दिया। ठीक वैसे ही बच्चों, यहाँ इस कविता में हमने जो पढ़ा था उसे भी संक्षिप्त रूप से सुन लेते हैं कि कवि ने इस कविता में बताया था कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि कवि का मानना है कि उसके जीवन में प्रकृति रूपी वसंत अर्थात युवावस्था रूपी वसंत
अभी अभी ही प्रवेश किया है। जो वसंत उसके जीवन काल में अभी अभी आया है, ऐसा वसंत इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। कहा जाता है कि वसंत जो है वो प्रकृति में यद्यपि हर 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद आता ही है, हर 2 महीने की एक ऋतु होती है और भारतवर्ष में 6 ऋतु होती हैं। 9 महीने व्यतीत होते ही हमारा वसंत का आगमन शुरू हो जाता है और वसंत के आगमन से ही हमारी प्रकृति का रूप बदल जाता है। जो पेड़ बहुत समय से मुरझाए हुए थे वो हरे हो जाते हैं, प्रकृति में एक नया सौंदर्य व्याप्त हो जाता है। कवि ने यहाँ वसंत का आगमन अपने जीवन में किस रूप में कहा है? एक युवावस्था की शुरुआत के रूप में। कवि का वसंत जो है वो युवावस्था का प्रारंभ है और वही युवावस्था का प्रारंभ उसने इस कविता में प्रकट किया कि जैसे प्रकृति में युवावस्था प्रारंभ होती है अर्थात वसंत आता है, तो उस वसंत के आने से जैसे प्रकृति सौंदर्य से युक्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जवानी में कदम रखते ही हर मनुष्य का शरीर भी सौंदर्य से युक्त हो जाता है। तो ऐसे युवा व्यक्ति को केवल अपनी सुंदरता पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, प्रकृति की भांति उसे भी कुछ ऐसे कर्मों में तल्लीन हो जाना चाहिए कि वो कर्म उसको आदर्श बनाने में सहयोग करें। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने जीवन को जोश और उत्साह से भर लेना चाहिए। उसके जीवन में उत्साह इतना होना चाहिए कि उसके कष्ट और संघर्ष उसके उत्साह के आगे फीके पड़ जाए। कहने का मतलब है कि जहाँ ये कविता युवावस्था के जोश को संकेत करती है, कवि चाहता है कि प्रकृति में जिस प्रकार कोमल कोमल शरीर वाले कोमल पत्ते होते हैं, डालियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि का जीवन भी कोमलता से युक्त हो और ऐसी कोमलता कि जहाँ हृदय की भावनाएं तो हों, अर्थात हृदय में कोमल भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन शरीर में इतनी कठोरता होनी चाहिए कि हर संकट, हर कष्ट, हर परेशानी को हम झेल जाएं। जवानी जिस प्रकार जीवन में दोबारा नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार हमें जवानी के हर पल को संघर्षों के साथ जीना चाहिए, एक ऐसे उत्साह के साथ जीना चाहिए कि जिस उत्साह में उसे ऐसा लगे कि जीवन का हर कष्ट उसके उत्साह के आगे कोई मोल नहीं रखता है। तो बच्चों, ये बहुत सुंदर सी कविता जिसमें कवि ने हर बात में यही बताया कि जीवन में उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा जीवन के अंतिम पड़ाव पर हमें ले जाती है। आशा से युक्त और जिजीविषा का संकेत करने वाली ये कविता पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि जीवन में जिस प्रकार प्रकृति सुनहरे पलों को लेकर आती है, ठीक उसी प्रकार जवानी भी सुनहरे पलों को लेकर आती है, लेकिन वो सुनहरे पल केवल सोने के लिए नहीं है, अर्थात एक ऐसी नींद से हमें जाग जाना चाहिए जो जवानी में हमें आती है, लेकिन वो युवावस्था उस नींद से जगाने का ही नाम है। यहाँ नींद किसे कहा गया है कि निरंतर सोने का, एक ऐसा सोना और एक ऐसा सपना कि जो केवल अपने शरीर की सुंदरता से संबंधित हो, वो नहीं देखना चाहिए। उस सुंदरता को हमें देश की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि अंतिम पंक्तियों में कवि ने यही कहा था कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। तो यहाँ अनंत का मतलब है अनंत काल तक जीवित रहने का एक ऐसा द्वार। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से ही धरती पर अमर हो सकता है। यही बात उन्होंने इस कविता में दर्शाई थी कि जिस प्रकार से हम अपनी सुंदरता से लंबे समय तक याद नहीं किए जाते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उन्हें हम आज भी याद करते हैं। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए, देश सेवा में लगाना चाहिए। देश सेवा में लगाने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि हम देश की सीमा पर डटकर देश की सैनिकों की भांति देश की रक्षा करें, बल्कि देश सेवा से तात्पर्य है कि देश में दुखी वो हर व्यक्ति जो हमारी सेवा को पाना चाहता है, हम पूरी तरह से
उसकी सेवा में लग जाएं और उसकी सेवा में लगकर हम अपने आप को कृतार्थ कर लें। तो बच्चों, ये जोश से भरी हुई कविता कि हर पल इस बात का एहसास होना चाहिए कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला है, अभी तो मुझे बहुत जीना है, ऐसे सोचते हुए हमें अपने कर्म करने चाहिए। उम्र ना देखते हुए, उम्र का ध्यान ना करते हुए कि अब मेरा कभी भी मृत्यु का सामना हो सकता है। जो व्यक्ति हर पल मृत्यु का ध्यान करता है वो हर पल मरता है, और जो व्यक्ति जोश के साथ ये सोचता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, तो वास्तव में कवि की भांति वो यही सोचता है कि अभी ना होगा मेरा अंत। तो बच्चों, ये सुंदर कविता जहाँ आपके आशावादी उत्साहपूर्ण स्वर को प्रकट करती है, इस कविता के प्रत्येक प्रश्न में यही स्वर गुंजायमान है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज इस कविता के अभ्यास प्रश्न। तो इस कविता के अभ्यास प्रश्नों में जो शुरू के 3 प्रश्न हैं बच्चों, ये अति लघुत्रात्मक हैं। तो अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं उनको आपको 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पंक्तियों में लिखना है, क्योंकि 2 पंक्तियों में ज़रूरी नहीं है कि उत्तर पूरा हो सके। वैसे तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न 2 पंक्तियों के अंदर लिखा जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 पंक्ति में ही पूरा करें, क्योंकि प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होगा। अब हमारा पहला प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अब हम बात स्पष्ट करते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने कर्मों से अपने आप को इतना सुदृढ़ और स्थायी बना लेंगे कि अनंत काल तक लोग उन्हें याद करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जवानी सोने में व्यतीत नहीं करनी है, बल्कि अपनी जवानी को देश की सेवा में उत्साह के साथ लगाना है। फिर से सुनिए, कवि को ये विश्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने कर्मों से अनंत काल तक देश में याद किए जाएंगे, क्योंकि वे अपने कर्मों से अपनी जवानी को सोते हुए ना व्यतीत करते हुए देश की सेवा में अपने आप को लगा देंगे। और जो व्यक्ति देश की सेवा में होता है वो अनंत काल तक याद किया जाता है, अर्थात वो अपने कर्मों से कभी मरता नहीं है, सदैव दुनिया में याद ही रहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। अब देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि फूल का जीवन काल जो होता है वो 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। यदि आप उसे डाल से नहीं भी तोड़ेंगे तो भी फूल 3-4 दिन में डाल से मुरझाने लग जाएगा। तो अब हम यहाँ अनंत तक विकसित करने का तात्पर्य क्या है? कवि फूल को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन से प्रयास करना चाहता है? कवि चाहता है कि वो फूल अनंत काल तक जीवित रहे, इसके लिए वो उसमें अपने नव जीवन का, अर्थात अपनी युवावस्था का, नवजीवन यहाँ युवावस्था को कहा गया है, जो युवावस्था वसंत के समान सौंदर्य से युक्त है। तो कवि अपने युवावस्था के अमृत को फूलों में सींचना चाहता है, अर्थात वो ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार संक्षिप्त जीवन एक दिन समाप्त होता ही है लेकिन कर्मों से याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से फूल को भी ऐसा कर्म करना चाहिए कि वो भी अनंत काल तक जीवित रहे। तो वो फूल में क्या क्या परिवर्तन करेगा? एक तो नवजीवन रूपी अमृत उन्हें प्रदान करेगा, अर्थात युवावस्था रूपी उत्साह फूलों को देगा, जिससे कि वो जोश से भर जाएं और कुछ अच्छे कर्म करें। और तंद्रालस फूलों से खींच लेगा, अर्थात अधिक समय तक कलियों के बंद रहने का जो भाव है, अर्थात बिस्तर पर पड़े रहकर सोते रहने का जो भाव है, वो उनसे खींच लेगा। बच्चों, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कवि ने यहाँ बताया है कि वो युवावस्था में सोने की प्रवृत्ति का खंडन कर रहा है कि युवावस्था में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है?
तो बच्चों जो दूसरा प्रश्न है वही तीसरा प्रश्न है, इसमें लगभग सेम आंसर है, तो आप थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उनमें अपनी युवावस्था का एक ऐसा जोश भरना चाहता है जो अमृत के समान है, अर्थात उन्हें कभी मुरझाने नहीं देगा, और ऐसे जोश को भर के वो उनको आलस से मुक्त करना चाहता है। अब बच्चों कविता से आगे के प्रश्न हैं। अभी जो हम प्रश्नों के उत्तर सुन रहे थे वो थे कविता से प्रश्न। अब जो प्रश्न हैं वो कविता से आगे के प्रश्न हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? अब कविता से आगे का तात्पर्य ये है कि यहाँ आपको अपनी सूझबूझ से, विवेक से और जो मैंने आपको बताए हैं उनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो बच्चों सुनिए कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहते हैं। हम वसंत को ऋतुराज इसलिए कहते हैं कि वसंत ऋतु जो है उसमें 6 ऋतुओं का प्रभाव दिखाई देता है। आप कहेंगे 6 ऋतुओं का प्रभाव कैसे दिखाई देता है? बच्चों हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। सबसे पहली ऋतु होती है वो होती है वसंत, फिर आती है ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा, वर्षा के बाद में आती है शरद, फिर आती है हेमंत और फिर आती है शिशिर। शिशिर के बाद वापस आ जाती है वसंत। तो ये 6 ऋतुएं 12 महीने हिंदी के होते हैं। तो आपके जो हिंदी के महीने फागुन और चैत्र यानी आखिरी महीना और पहला महीना जो होता है उसमें होती है वसंत ऋतु। आपको अच्छे से पता है कि फागुन का महीना जो होता है उसमें ना तो बहुत अधिक सर्दी होती है ना बहुत अधिक गर्मी होती है, और हमारा त्यौहार आता है होली। होली में जो उमंग, जो एक उत्साह है वो वसंत ऋतु का ही संकेत करता है। अब बात करते हैं कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आप इसका जो मुख्य आंसर लिखेंगे वो समझिए। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वसंत में 6 ऋतुओं का आनंद प्राप्त होता है। जो 6 ऋतुएं हैं वो सुबह से लेके रात्रि तक वसंत ऋतु में हमें अपना आनंद दे जाती है, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी होती है, सुबह बहुत अधिक ठंड होती है जब हम लिहाफ ओढ़ लेते हैं यानी रजाई ओढ़ लेते हैं, दोपहर में बहुत अधिक गर्मी होती है, वहीं शाम के समय घास पर एक नमी होती है, और उसी प्रकार से कभी कभी वर्षा भी हो जाती है जिसे हम मावट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से वसंत ऋतु को ऋतुराज कहने का तात्पर्य ये है कि सारी ऋतुओं का आनंद जो ऋतु प्रदान करती है उसे वसंत कहा जाता है, इसीलिए शायद वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बच्चों वसंत ऋतु में सबसे पहले आती है वसंत पंचमी, जो माँ सरस्वती की पूजा के रूप में मनाई जाती है। वसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। धरती पर उत्पन्न होने वाले सभी विद्यार्थी को सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले ही फलों का प्रयोग करते हैं, माँ सरस्वती को पीली मिठाई का भोग लगाते हैं और उनकी पूजा करके हम विद्यार्जन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वसंत ऋतु के बाद में फिर शिवरात्रि आती है और फिर होली आती है। इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 पर्व आपको वसंत ऋतु में देने हैं और होली पर एक निबंध लिखना है। तो बच्चों ये तो बहुत आसान काम है, क्योंकि आप बचपन से लेकर अब तक होली पर शायद कई बार निबंध लिख चुके होंगे, और होली तो अधिकतर बच्चों का प्रिय त्यौहार होता ही है, तो आपको होली पर निबंध भी लिखना है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? बच्चों देखिए, जहाँ वसंत ऋतु में एक प्रकृति के सौंदर्य का आनंद होता है, वहीं ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी होती है। किसान जब खेत में हल चलाता है तो परिश्रम के साथ उसे एक पसीने की अमिट नदी को बहाना पड़ता है। वहीं वर्षा ऋतु में लोगों के जो गरीब घर हैं उनसे पानी टपकता है। मतलब आपको परिवर्तन दिखाना है कि ऋतुओं का परिवर्तन का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। वहीं वर्षा बरसती है तो वो पानी घर घर में भर जाता है। वहीं शरद ऋतु का सुंदर प्रभाव
हमारी छतों को नमी प्रदान करता है, साफ और उज्जवल बनाता है। वहीं जब शीत ऋतु आती है तो हम रजाइयों को ओढ़कर, गर्म कपड़ों को पहनकर अपनी शीत ऋतु का आनंद उठाते हैं। जहाँ गर्मी में हम भयंकर पसीने से तरबतर हो जाते हैं, वहीं शीत ऋतु में पसीने का नामो निशान नहीं होता है। तो जीवन में हर ऋतु का अपना एक विशेष महत्व है। कोई भी ऋतु कम महत्व की नहीं होती है। भले ही हम वसंत को ऋतुराज क्यों ना कह दें, लेकिन ऋतुओं का महत्व अपनी अपनी जगह सभी का विशेष होता है। अब है अनुमान और कल्पना। अब इसमें जो प्रश्न है ये कविता से संबंधित नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न पाठ्य पुस्तिका के पीछे दिए गए हैं उन सभी का उत्तर हमें करना है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों कि हमें क्या करना है। अब इसमें है कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं। होली मची है ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। अब बच्चों बड़ा ध्यान से देखिए कि पंक्ति क्या है। फूटे हैं आमों में बोर, जो आम है उनमें बोर फूटने लगे हैं, अर्थात बोर भी उत्पन्न होने लगे हैं। भोर वन वन में टूटे हैं, अर्थात वन वन में भंवरों की गुंजन सुनाई दे रही है। होली मची है ठोर ठोर, ठोर ठोर का मतलब होता है जगह जगह पर होली की गूंज बज रही है। बच्चों होली केवल एक दिन नहीं होती है। कहा जाता है कि होली के जब होलाष्टक लगते हैं तो 8 दिन पहले से होली के गीत शुरू हो जाते हैं। वैसे तो फागुन में लोग 1 महीने तक होली के गीत गाते हैं, लेकिन 8 दिन तक होली का पर्व मनाया जाता है। सभी बंधन छूटे हैं, और जब होली का उत्सव होता है तो सारे बंधन छूट जाते हैं, और कहीं पानी के साथ तो कहीं रंगों के साथ, कहीं गुलाल के साथ, किसी भी प्रकार से लोग होली का आनंद उठाते हैं। तो बच्चों ध्यान देते हैं कि इसमें उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन था कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होली कौन सी ऋतु में आती है। तो बच्चों मैंने ही आपको बताया है कि होली वसंत ऋतु में आती है। अब इसमें किस ऋतु का प्रयोग हुआ है? वसंत ऋतु का प्रयोग हुआ है, क्योंकि होली जो है वो तो एक त्यौहार है, और होली किस में आती है? फागुन के महीने में। और फागुन और चैत में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन का अमृत उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। और फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? ये कल्पनात्मक प्रश्न है। कवि जहाँ उनको अपने जीवन के अमृत से हरा भरा बनाना चाहता है, आप फूलों के लिए क्या करेंगे? हम फूलों को घास, फूलों को खाद देंगे, पानी देंगे, उनको हम बड़ी कोमलता से सजाएंगे, बड़ी कोमलता से सहलाएंगे, और धूप में ऐसी जगह रखेंगे जहाँ अधिक धूप का प्रभाव उन्हें झुलसा ना सके, और वहीं धूप में वो अपना भोजन बना सके। बच्चों हर चीज़ एक फूल के विकसित होने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए फूल को जहाँ धूप चाहिए वहीं फूल को पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। तो फूल के लिए हम क्या क्या करेंगे? जिस प्रकार एक माली सेवा करता है उसी प्रकार हम भी फूल की सेवा करेंगे। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात कर रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है, जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। तो बच्चों जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगाती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने कोमल कोमल हाथों से फूलों को जगाना चाहता है, और फूलों को जगाकर वो एक नए जोश से उन्हें भरना चाहता है। एक ऐसा जोश वो उनमें जगाना चाहता है कि वो भी युवावस्था के जोश से भर के कुछ ऐसे कर्मों में तल्लीन हो जाएं कि उन्हें भी अनंत काल तक
याद किया जाए। अब बच्चों हम भाषा की बात करते हैं। बच्चों, भाषा के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि भाषागत प्रश्न आपको छोड़ने नहीं हैं, ये भी करने ही हैं। जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में करना है। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए बच्चे, ये शब्द हैं हरे हरे, दूसरा शब्द है पुष्प पुष्प, तीसरा शब्द है अभी अभी, तो इनमें क्या है, इन सारे शब्दों में पुनरावृत्ति है। इन सारे शब्दों में क्या है, पुनरावृत्ति है। अब इनमें जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बच्चों पुनः बोलना। अब आपको, यद्यपि आपके अलंकार कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी जब किताब के पीछे दिया गया है तो आपको ध्यान देना है कि कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में आया है, क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये पात के लिए एक विशेषण है। वहीं पात शब्द यहाँ बहुवचन के रूप में आया है। ऐसा प्रयोग होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में हो तो वह लंबी चौड़ी बात करने लगता है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो यमक अलंकार बता रहे हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। खाती हैं कि वो तीन बेर खाती थी, अब तीन बेर खाती हैं। तो यहाँ तो ये है फल और यहाँ है बार। या बारी। अब आपको ध्यान देना है कि क्या मतलब है यहाँ पे कि तीन बेर वो तीन फल खाती थी और वे तीन बेर खाती हैं का मतलब है तीन बार खाती है। अब बात यह है कि पहले वो तीन फल खाती थी और अब वो तीन बार खाती है। तो यहाँ बेर शब्द के क्या है, अलग अलग अर्थ हैं। जो बेर शब्द है उस बेर के अर्थ अलग अलग हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बेर शब्द यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ होता है बच्चों? जहाँ किसी शब्द विशेष के अर्थ दो बार आने पर उनके अर्थ बदल जाए। मतलब जैसे बेर शब्द जो है वो दो बार आ गया तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि तीन बेर खाती थे, वे तीन बेर खाती है। पहले वो तीन बेर खाती थी, अब वो तीन बेर ही यानी तीन बार ही खाती है। तो अर्थ बदल जाता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये हरे हरे पुष्प पुष्प अभी अभी, इनमें केवल पुनरावृत्ति हो रही है। और जहाँ भी किसी शब्द की केवल पुनरावृत्ति होती है
उसकी सुंदरता को प्रकट करने के लिए, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्योंकि बच्चों अलंकार आपके कोर्स में अभी नहीं है, लेकिन व्याकरण में ये प्रश्न दिए हैं तो हमें समझ लेना चाहिए। आप जब 10th में आएंगे तब आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। अभी केवल संक्षिप्त में समझना है कि एक अलंकार कुछ विषय होता है। अलंकार का मतलब होता है सौंदर्य बढ़ाना, तो वो चमत्कार उत्पन्न करने की दृष्टि से काव्य में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो कवि है उसने इन शब्दों में बताया है कि पुनरुक्ति होने पर, तो यानी पुनरावृत्ति होने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और वहीं 3 बेर खाती, अब जैसे बेर बेर के अलग अलग अर्थ हैं तो वहाँ यमक अलंकार होगा। अब जैसे कि अन्य उदाहरण इन्होंने दिया है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का यदि आभास होता है तो वहाँ दोनों प्रकार से शब्द का अर्थ बदलता नहीं है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। पहली बात तो ये कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन बात यह है कि विशेष्य क्या होता है? देखिए, विशेष्य एक अलग चीज़ है। विशेषण और विशेष्य ये दो अलग शब्द हैं। जैसे कि हम कहें काला घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ विशेष्य है और काला यहाँ विशेष्य है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है, लेकिन विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। विशेष्य का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाए, वो है आपका विशेष्य। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से आज जो बात व्याकरण में पढ़ी वो यही थी कि जहाँ भी आपकी पुनरावृत्ति होती है तो पुनरावृत्ति का मतलब ही यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ यदि सौंदर्य की दृष्टि से पुनरावृत्ति दी गई है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यदि वहाँ पर वो सौंदर्य होते हुए भी उनके अर्थ बदल जाते हैं, यहाँ अर्थ नहीं बदले हैं और यहाँ अर्थ बदल गए हैं, तो जहाँ अर्थ बदल जाते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। वहीं विशेषण का जो प्रश्न है वो ये बताता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण होते हैं, और वहीं जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब बच्चे, इनमें ये प्रश्न होने के बाद में कुछ करने योग्य बात भी इन्होंने कही है। जैसे वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। तो बच्चों, कविताएं वसंत पर बहुत प्रकार से हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे वसंत पर कविताएं, तो आपको नेट पर सर्च करने पर बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। वसंत पर लिखने वाले कवि बहुत हुए हैं। जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, छायावादी कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन, अधिकतर कवियों ने वसंत पर कविता लिखी है। सुमित्रानंदन पंत हैं, वहीं आपके सेनापति हैं। तो आप इन कवियों की कविताओं को संकलित करेंगे और उसमें से कोई भी एक कविता अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। बहुत बड़ी नहीं लिखनी है, छोटी सी लिखनी है। शब्दकोश में वसंत शब्द का क्या अर्थ है? अर्थात वसंत। तो वसंत का अर्थ क्या है? आप वसंत को तोड़ दीजिए तो ये शब्द बना वस अंत, अर्थात वस यानी निवास करना, वस यानी निवास, और अंत यानी अंत तक। तो वसंत का मतलब क्या हुआ? अंत तक निवास करने वाला, अंत तक निवास
करने वाला। तो बच्चों, वसंत का मतलब हुआ वस अंत। संस्कृत में वस धातु का मतलब होता है वसति, यानी रहता है, निवास करता है। तो संस्कृत में जिस वस शब्द का मतलब होता है निवास करना, तो ये वस यानी निवास और अंत यानी अंत तक। तो अंत तक निवास करने वाला ही वसंत होता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की गई है कि वसंत शब्द का क्या अर्थ है, तो आप लिखेंगे अंत तक जो स्थायी रहता है उसे वसंत कहते हैं। यद्यपि ऋतु के रूप में वसंत 10 महीने बाद में हमारे देश में प्रवेश करता है, लेकिन जब वसंत आता है तो इस प्रकार से आता है कि जैसे कि अब जाने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही ऋतु का प्रभाव खत्म होता है तो ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जीवन से संबंधित अर्थ लेते हैं तो वसंत का तात्पर्य युवावस्था से है। युवावस्था भी कुछ समय के लिए होती है, जब वो समाप्त हो जाती है तो दूसरा दौर शुरू हो जाता है। तो हमें इस संपूर्ण कविता से ये शिक्षा प्राप्त हुई कि जीवन में जिस प्रकार वसंत रूपी युवावस्था आती है तो हमें अपने कर्मों से अपनी उस युवावस्था को यादगार बनाना चाहिए, ना कि सोने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति के कण कण में जिस प्रकार वसंत से सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर के सौंदर्य को देश सेवा में लगा देना चाहिए। बच्चों, आज हमने जितने भी प्रश्न किए हैं ये आपको एक साथ कॉपी में नहीं करने हैं, आपको 4-4 प्रश्न करके इसको 3 दिन में ख़त्म करना है। प्रश्न लगभग सभी करने हैं। शब्दार्थ और कवि परिचय हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं और बाकी के सभी प्रश्न हमको कॉपी में करने हैं। और कोई अन्य प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरता है तो उसे भी कॉपी में अंकित करना है। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उनके उत्तर बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।